लैक्टोज ओपरॉन क्या होता है? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। और लैक्टोज ओपरॉन हमेशा प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लैक्टोज ओपरॉन क्या हो गया? फर्स्ट करें, ओपरॉन क्या हो गया? एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, डीएनए का या आरएनए का सेगमेंट है, क्योंकि आरएनए का सेगमेंट भी डीएनए से ही बना है, तो एक ही बात है। हम इसे आरएनए का सेगमेंट है, इसमें डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट है और ये मेटाबॉलिज्म कर रहे लैक्टोज का, इसलिए इसको लैक ऑपरॉन कहेंगे। इसके ऊपर 3 डिफरेंट जीन्स होते हैं, लैक जेड वाई ए। लैक जेड क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक जेड। वाई क्या बनाता है? गैलेक्टोसाइडेज परमिएज जेड वाई ए वाला क्या बनाता है? थायोगैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज। गैलेक्टोसाइडेज का क्या फंक्शन हो गया? ये यहीं पे लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है, इधर से पढ़ लेते हैं। गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक डाउन द लैक्टोज इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोसाइडेज परमिएज इट कॉजेज द लैक्टोज टू एंटर द सेल। गैलेक्टोसाइडेज परमिएज और गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज it causes the acetylation of lactose। ये भी लैक्टोज क्या है ना, सारा लैक्टोज से ही होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने लैक आई के बारे में ही पढ़ा है, लैक आई भी तो पढ़ा है ना। लैक आई क्या होता है? रिप्रेसर प्रोटीन्स को फॉर्म करता है। लैक आई रिप्रेसर प्रोटीन को, रिप्रेसर ही जाके इनहिबिट करने हो एक्टिविटी को तो ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगी, ठीक है। अब ये 3 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये हमने पढ़ लिया। ऑपरेटर क्या है? इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट रेगुलेट्स द जीन एक्टिविटी बाय आइदर बाइंडिंग टू, यही वाली डेफिनेशन थी ना, दैट आइदर बाइंडिंग टू रिप्रेसर और नॉट। रिप्रेसर जो बाइंड कर जाए अगर ऑपरेटर के साथ, तो इनहिबिट हो जाती है एक्टिविटी। इंड्यूसर क्या है? इंड्यूसर वो होती है चीज़ जो कि रिप्रेसर को इनहिबिट करती है। ये बात देखिए, इट सप्रेसेस द रिप्रेसर, मतलब रिप्रेसर को इनहिबिट करती है ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो, ठीक है। अभी हम लोगों ने 3 केस डिस्कस करने हैं। पहला केस होगा अगर लैक्टोज, ये है ना, पहला केस क्या होगा कि अगर सिर्फ ग्लूकोज अवेलेबल है। दूसरा होगा व्हेन ओनली लैक्टोज इज अवेलेबल। तीसरा केस क्या होगा? व्हेन बोथ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, अगर बोथ गैलेक्टोज एंड लैक्टोज अवेलेबल होंगे। अगर पहला केस डिस्कस करते हैं जिसमें ग्लूकोज अवेलेबल क्या होगी और लैक्टोज अवेलेबल नहीं होगा। जब ग्लूकोज अवेलेबल होगी, याद रखना बात, तो एडिनाइल साइक्लेज इनएक्टिव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। इनएक्टिव होगा तो साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस नहीं होगी, फिर वो कैप प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेगी। साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस नहीं होगी, एडिनाइल साइक्लेज नहीं बनेगा ना, क्योंकि ग्लूकोज होगी तो एडिनाइल साइक्लेज नहीं बनेगा। एडिनाइल साइक्लेज नहीं बनेगा तो साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगी। साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगी तो सीएपी के साथ बाउंड नहीं करेगी। सीएपी के साथ बाउंड नहीं करेगी तो कैप साइट पे ये कॉम्प्लेक्स बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि साइक्लिक एएमपी और सीएपी कॉम्प्लेक्स बना के कैप पे बाउंड करते थे। अगर बाइंड नहीं करेंगे तो फिर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड नहीं करेगा। प्रोमोटर पे बाइंड नहीं करेगा तो फिर हमारे पास जो रिप्रेसर होगा वो आके बाइंड कर जाएगा इस ऑपरेटर पे। रिप्रेसर जब बाइंड कर देगा ऑपरेटर पे, ट्रांसलेशन भी नहीं होगी, कोई आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस कोई कुछ भी नहीं होगा। अगर हमारे पास दूसरा केस डिस्कस करें जिसमें अगर हमारे पास लैक्टोज अवेलेबल हो, ग्लूकोज ना हो, लैक्टोज हो और ग्लूकोज ना हो, जैसे इधर पढ़ा ना कि अगर ग्लूकोज होगी, पॉजिटिव है, ग्लूकोज होगी, गैलेक्टोज नहीं होगी, तो ऑपरॉन ऑफ हो जाएगा।
अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगी N प्लस का मतलब प्रेजेंट और ग्लूकोज एब्सेंट होगी, जब ग्लूकोज एब्सेंट होगी तो एडिनाइल साइक्लेज इज एब्सेंट इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव हो जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव होगी, साइक्लिक एमपी और कैप बनेगा और साइक्लिक एमपी और कैप आपस में मिल के साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। साइक्लिक एमपी और कैप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स जाके कैप साइड पे जाके बाइंड करेगा, ये वाला है, कैप साइड पे जाके बाइंड करेगा। फिर क्या होगा, जब बाइंड करेगा तो जो लैक आई ने जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाया है वो सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि लैक्टोज बहुत ज़्यादा है ना। जब लैक्टोज ज़्यादा होगी तो एलो लैक्टोज बन जाएगा। एलो लैक्टोज क्या करेगा, इस रिप्रेसर को इनएक्टिव करेगा। यही बात इधर ब्लॉक्स में लिखी हुई है। एलो लैक्टोज कॉजिंग बाइंड्स टू रिप्रेसर प्रोटीन कॉजिंग उसका चेंज लाएगा कॉन्फर्म दैट प्रिवेंट द रिप्रेसर फ्रॉम बाइंडिंग टू ऑपरेटर। इसको चेंज कर देगा इसकी शेप को रिप्रेसर की एलो लैक्टोज, ताकि रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाके बाइंड ना करे, ठीक है। और फिर जब इसके साथ कैप साइड के साथ बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज जाके क्या करेगा, प्रोमोटर पे जाके बाइंड करेगा और फिर हमारे पास इनिशिएशन होगी, और इनिशिएशन कह रहा हूँ ट्रांसलेशन होगी, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ट्रांसलेशन हो जाएगी। और फिर वो ये पता है हमें लैग जेड से क्या बनता है, ZYA गैलेक्टोसाइडेज परमिएज। और तीसरा वाला क्या होता है, थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज। थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज causes the acetylation of the lactose, और ये permeable lactose allow lactose to enter the cell, break down lactose। तीसरा वाला होता है जब दोनों होंगी। अब जो ग्लूकोज होगी तो एडिनाइल साइक्लेज भी इनएक्टिव होगा, वो भी एक्टिवेट नहीं होगा। लैक्टोज ज़्यादा है तो लैक्टोज क्या कर रहा है, इसको इनहिबिट, क्योंकि एलो लैक्टोज बन जाएगा और वो रिप्रेसर को इनहिबिट तो करेगा, लेकिन जब एडिनाइल साइक्लेज नहीं बनेगा तो साइक्लिक एमपी और कैप नहीं बनेंगे, और साइक्लिक एमपी और कैप कॉम्प्लेक्स कैप साइड पे जाके बाइंड नहीं कर सकेंगे। ऑल्दो रिप्रेसर इज इनएक्टिव, एलो लैक्टोज ने इनएक्टिव किया हुआ, लेकिन फिर भी कैप बाइंडिंग साइड पे साइक्लिक एमपी और कैप कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी ना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगी। ये बेशक इसके साथ बाइंड नहीं कर रहा, लेकिन जब ये इसके साथ नहीं हो रहा तो वेरी लो प्रोटीन, देयर आर वेरी लो बेसल लेवल ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड बहुत लो प्रोटीन एक्सप्रेशन होगा, बहुत लो। तो इसलिए कहेंगे ब्रेन अनइंड्यूस्ड है, ठीक है।